नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। न वाद न विवाद, सद गए निषाद। हाँ, सही सुना आपने, निषाद सद गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान कल लखनऊ में थे। संजय निषाद, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के गठजोड़ का ऐलान कर दिया है। निषादों के बारे में मैं बता दूं कि पूर्वांचल की गोरखपुर और बस्ती मंडल में निषाद पार्टी का और निषादों का जबरदस्त पकड़ है। इसी को देखते हुए निषाद समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में तालमेल किया है। यह भी आपको बता दूं कि संजय निषाद इससे पहले कई बार मांग कर चुके हैं कि वे 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि वे निषादों का उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उसके बाद उनका एक स्टिंग हो गया और स्टिंग के बाद में अब गठबंधन हो गया भारतीय जनता पार्टी से। यह गठबंधन की बातें समाजवादी पार्टी से भी चली थी, लेकिन सिरे नहीं चढ़ सकी। संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। उनकी गोरखपुर महानगर में लगभग 20% आबादी है। इसके अलावा बस्ती मंडल में बहुतायत में है, बनारस में काफी मात्रा में निषादों की जनसंख्या है। इनका मानना है कि आजादी की लड़ाई में इनका योगदान रहा, लेकिन उसके बाद इन्हें कभी महत्व नहीं मिला। ये हमेशा उपेक्षित रहे और एक जो आगे आना चाहिए इस समाज के लोगों को, उस तरीके से ये आगे नहीं आ सके। इसी पर केंद्रित हमारी ये बहस है। लेकिन इस बहस से पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश 2022 विधानसभा का चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी की सहयोगी पार्टी सीटों को लेकर बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बीजेपी से नेतृत्व के सामने भी रखी। साथ ही खुद को डिप्टी सीएम घोषित करने की मांग भी पार्टी से करते रहे, लेकिन निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन ने निषाद को घुटनों पर ला दिया। बड़ी मांग करने वाले संजय निषाद भाजपा से गठबंधन की घोषणा कर बैठे, लेकिन इस गठबंधन की कोई शर्त सामने नहीं रखी है। सभी समस्याओं का समाधान राजनीति है। आज भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर आ गई है त्रिस्तरीय चुनाव पर। एक केंद्र और राज्य में एक ताकतवर पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में सरकारें हैं, वो चौथे नंबर पर आ गई। मैं उनका मित्र हूँ। निषाद पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बना। किन बातों पर सहमति बनी है ये तो बीजेपी आला कमान या फिर संजय निषाद ही बेहतर समझते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि रोज अपने बयानों में तरह तरह की मांग करने वाले संजय निषाद को बीजेपी के अलावा कोई सहारा भी नहीं मिला। एक दिन था कि संजय निषाद यूपी के 70 सीटों पर अपना हक जताते थे और कहते थे कि 160 सीटों पर निषाद पार्टी का प्रभाव। लेकिन स्टिंग के बाद संजय निषाद हर स्तर पर बीजेपी के साथ विधानसभा में उतरने के लिए तैयार हो गए। यूपी में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान 3 दिवसीय दौरे पर आए और चुनावी रणनीति को लेकर बैठकें भी की। दौरे के आखिरी दिन धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद भी मौजूद। धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही संजय निषाद के महत्वाकांक्षाओं का किला भी स्पष्ट कर दिया। हमारे साथ आज जो जुड़े हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं गोस्वामी जी। इसके अलावा प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी हमारे साथ में हैं। आज बातचीत शुरुआत संजय निषाद जी से ही करते हैं। संजय जी, आपकी बहुत सारी मांगे थी तालमेल होने से पहले, क्या वे मांगे मान ली गई? और वो मांगे मान ली गई तो वे मांगे थी क्या? संजय जी। समुदाय जो सदियों से सताया जा रहा था, जिसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा था और जिसकी आवाज उठाते थे, ऐसे लोगों को चुप करा दिया जाता था, जिन्हें एक जून की रोटी नहीं है और जिनके पास कपड़े नहीं, मकान नहीं है। ऐसे लोगों की आवाज उठाने के लिए आपने अवसर दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो शब्द आपने प्रयोग किया बार्गेनिंग का, कि इस देश को आजाद कराने वाला जो परिवार है, सदियों से जिसका संविधान में लिखा हुआ हिस्सा है, जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके इन्हें उजाड़ा था, अगर उनका हिस्सा मांगा जाए, उसे लागू कराने के लिए बात किया जाए, तो उसे बार्गेनिंग नहीं कहा जा सकता, उसे हम आंदोलन का स्वरूप दे सकते हैं। उसके अपनी आवाज बुलंद करने, संघर्ष का नाम ले सकते हैं। रही बात प्रमुख मांगे जो थी, वो मांग आज नहीं
जब कोई भी आदमी गरीब होता है तो उसके कोई कारण होते हैं। एक के पास है, एक के पास नहीं है। संविधान से देश चलता है। संविधान में मझवार, गौंड, त्रिया, खरवार, बिरदार, खरोट, कोली 7 नामों से हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। 66 समूह हैं और वो समूह है न कि जाति हैं। लेकिन हल्ला कर दिया गया कि ये अनुसूचित जाति है। मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा कि ये नीचे कौन लोग नीचे आए हैं। उसमें मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जिन्हें हम दलित कहते हैं या जाटव कहते हैं या लेदरमैन कहते हैं, उनका कोई भी आदमी सर नेम लिखेगा, चाहे टाइटिल लिखे, चाहे न लिखे, उत्तरा, दक्षिणा, मोची, अरवार, गैरवार, गोरे लिखे, उसे प्रमाण पत्र मिल सकता है। वो अनुसूचित जाति सूची में सूचीबद्ध होने का लाभ ले सकता है। उनके माँ के कोख से हरवा पैदा होता था, हाकिम पैदा हो सकता है आरक्षण से। आज के दिन में उसमें पासवान लिखा है, चाहे रावत लिखा है, चाहे वर्मा लिखा है, उसे भी पासी का मिले। कन्नौजिया, रजक, बरेठा लिखा है, उसे धोबी। लेकिन अगर उसमें मझवार है, जिसे राष्ट्रपति ने केवट मल्लाह लिख रखा कि केवट मल्लाह को मझवार में गिनो। हमें अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था, हम उजड़े हुए परिवार हैं। तो अगर केवट मल्लाह को गिनने के लिए कहा है और 1961 में हम 70 लाख गिने थे और 2011 की जनगणना में, क्योंकि वो अनुसूचित जाति की गणना होती है, कितना धोबी है, कितना पासी है, कितना जाटव है, कितने क्या है, उसमें मझवार को 2011 में 3000 कर दिया। तो ऐसे लोगों के मुद्दे को उठाना और उसे, जो इसकी केंद्र और राज्य में सरकार है, उसे तो बार्गेनिंग नहीं कहा जाता। तो ये आपकी मांग क्या भारतीय जनता, ठीक है संजय जी, मैं समझ गया आपकी बात। ये मांगे हम सबके बीच में है जो आप करते रहे हैं, लेकिन क्या वो मांगे भारतीय जनता पार्टी ने आपकी मान ली हैं? मैंने दिल्ली में यही कहा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज पहले सांसद थे, हम तब चिकित्सक थे। हमारी इस आवाज को हमेशा वो उठाते रहे हैं। सदन में, सड़क से सदन तक की अनुसूचित जाति के हकदार हैं। पिछली सरकारों ने ये गुमराह किया कि इन्हें शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तथ्य और प्रमाण नहीं थे, मैंने अब दे दिया है। और मैं 7 जून 2015 को मैं रेल ट्रैक आंदोलन किया था। ऐसे में उस समय रेल ट्रैक जब आंदोलन हुआ था, उस समय माननीय फर्जी गोली चली, एक भाई मारा गया और 302 का मुकदमा समाजवादी पार्टी ने लगा दिया। उस समय भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि इन्हें मिलना चाहिए। अब केंद्र और राज्य में आपकी सरकार, आपके एजेंडे में है। हमारी मांग, हमारा मुद्दा भले हो सकता है, लेकिन आपके एजेंडे में है। आप सबका साथ, सबका विकास करते हैं, कुछ करना नहीं है। मझवार लिखा, प्रमाण पत्र दे दीजिए। राज्यपाल ने 31/12/2016 को लिख रखा, भाई केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, कहार, ये जो पिछड़ी जाति की सूची में सूचीबद्ध है, जो है इनके नंबर हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास चलेंगे। कपीश जी, मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिन्हा जी के पास चलूं, उससे पहले आपसे पूछता हूं कि पूर्वांचल में पहले आपकी बात भी चल रही थी, निषाद पार्टी के साथ भी चल रही थी, अन्य छोटी पार्टियों के साथ आप भी भारतीय जनता पार्टी की लाइन पे जा रहे थे। तो अब पूर्वांचल में जिस तरह से निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई है, क्या आप मानते हैं कि निषाद पार्टी का ये गठबंधन चुनाव तक कायम रह पाएगा या इसमें अभी भी कुछ फेरबदल की संभावना है? कपीश जी। देखिए, राजनीति में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं वो होती नहीं। और डॉक्टर संजय निषाद इसके बहुत माहिर खिलाड़ी, और मैं दूसरी चीज ये कहता हूँ, वो श्रद्धेय हैं, हमारे बड़े हैं। लेकिन ये बात गलत है कि समाजवादी पार्टी की निषाद पार्टी से इधर बीच कोई सीटों की तालमेल या गठबंधन की बात चल रही, जिस चीज को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय, इस तरह के सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, तमाम तरह की खबरें आती रहती हैं। अखिलेश यादव जी ने इशारा भी किया था कि छोटे छोटे दलों से इस बार तालमेल करेंगे, तो ये माना जा रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा माना जा रहा था। नहीं उपाध्याय जी, आप ठीक बात कह रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि देखिए, निषाद पार्टी 2019 से ही संसद के इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी बनी हुई थी। बात सिर्फ सीटों के तालमेल को लेकर के इनकी थी। आपस में जो भी बातें चल रही हो कि कितनी सीट, क्योंकि डॉक्टर साहब कहते थे कि 70 से 80 सीटें हमें चाहिए, तो अब इनकी कितने में बात बनी है ये तो डॉक्टर साहब ही जानेंगे, बेहतर जानेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम छोटे दलों से गठबंधन भी करेंगे, तालमेल भी करेंगे और सत्ता में आने के बाद उनकी हक और हुकूक बराबर से रहेंगे हमारे साथ। आपने देखा उसी अनुक्रम में हमारे कई दलों से बातें चल रही हैं, कई से फाइनल भी हो चुकी हैं
और अभी तो मंजिल थोड़ी दूर है इलेक्शन की, तो वो बहुत जल्दी भी और भी चीजों को देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये एरा ही गठबंधन का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी पहले से गठबंधन में थी। इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने अपने गठबंधन को घोषित किया है, क्योंकि डॉक्टर साहब की बहुत मांगे थी, जो में उनमें से अभी जो भौतिक रूप से हम लोग के सामने कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। कपीश जी, मैं एक सवाल मेरा आपसे इसी से जुड़ा है। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उसके बाद जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में निषाद आपके जो प्रत्याशी थे वे विजयी रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उस विजयी प्रत्याशी होने के बावजूद भी निषादों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ा? सपा के साथ तालमेल क्यों नहीं बन पाया, जबकि उपचुनाव में करारी हार दी थी? समाजवादी पार्टी में निषाद हमारे यहाँ बड़े नेता रहे, जमुना निषाद जिनका आपने जिक्र किया, और उनके गोलकवासी होने के बाद राजमती देवी पिपराइच विधानसभा से विधायिका बनी थी, और अब अमरेंद्र निषाद जी भी हैं, राम भुवाल निषाद जी जिनके आप बात कह रहे हैं। तो देखिए, राजनीतिक मुकदमे तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी हैं, और 302 307 के हैं, और संजय निषाद जी भी हैं, इनके पर भी मुकदमे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि संजय निषाद जी इस बात को साफ नहीं करते हैं कि उन्होंने जो तालमेल किया, वो बताते हैं कि भाई उनके निषाद बिरादरी के लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, संविधान का हिस्सा रहे। उससे ये आप हमेशा कहते हैं, और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि देश में जितने भी जातियां धर्म के लोग हैं, वो सभी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा रहे, संविधान के हिस्सा है, सबका हक है। लेकिन हकीकत इस बात की है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी निषाद पार्टी के साथ थे और शुरू से इनकी मांगे मान रहे थे, तो वो कैसी जरूरत आन पड़ी थी कि 2018 के जो उप इलेक्शन थे उसमें इन्होंने हमारी पार्टी से अपने लड़के को संसद भेजा था। और उसके बाद इन्हें ही बताना चाहिए कि जब आप योगी आदित्यनाथ जी आप कितने खास थे, निषाद पार्टी के बारे में सोच रहे थे, निषादों के बारे में, आरक्षण के बारे में सोच रहे थे, तो जब आप मार्च पास लेकर के गोरखनाथ मंदिर मठ की ओर जा रहे थे, तो आप पे लाठीचार्ज योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों कराया? आपका हाथ भी टूट गया था डॉक्टर साहब। तो बहुत सी चीजें हैं जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष गवाह हैं, हमने देखा है, हम भी गोरखपुर के हैं, आप भी गोरखपुर के हैं। तो गोरखपुर वालों से वो तो संजय जी आज हमारे साथ में प्रत्यक्ष, हम संजय जी से बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सत्येंद्र सिन्हा जी से जानना चाहते हैं। सत्येंद्र जी, ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं जो आपने संजय निषाद जी की मान ली है? पहले लंबी बातचीत चल रही थी, संजय निषाद जी काफी पार्टी के खिलाफ भी बोल चुके थे, फिर उनका एक स्टिंग भी आ गया। ये माना जा रहा है कि उस स्टिंग के बाद संजय निषाद दबाव में आ गए और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका तालमेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी की नजरिए से आप इस पर क्या कहेंगे सत्येंद्र जी? जी धन्यवाद, नमस्ते आपको। देखिए, आज हमारे एकात्म मानव दर्शन के जो प्रणेता हैं और अंत्योदय के जो जनक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज उनकी जयंती है, और उनका ये मानना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। और इसी मंत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, और 2017 में जब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उसी दिन से उन लोगों ने, उनकी सरकारों ने जो है वो गरीबों के लिए अंत्योदय के जब सिद्धांत था उसके आधार पर काम करना शुरू किया। आज उसी मंत्र पे समाज के जो सभी वर्ग के लोग हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी आधार पे जो भी अन्य दल हैं, जो छोटे दल हैं, या जो जिनको लगता है, जिनको लग रहा है कि यही एक सरकार है जो पहली सरकार है, जो वास्तव में जो गरीब है, जो वंचित है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको वास्तव में सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो पूर्ववर्तीय सरकारों ने नहीं दिया, जिनको देना चाहिए था, अगर उन लोगों ने नहीं दिया और ये सरकार दे रही है, तो ये सबको लग रहा है कि यही सरकार हमको सुविधाएं दे सकती है। और इसलिए संजय निषाद जी जो है हम लोगों के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी समाज के सभी वर्गों को लेकर के साथ चलती है। ऐसे सभी पार्टियों को जो जिनका सपना है, जो अपने लोगों को अंत्योदय के साथ चाहते हैं कि विकास हो, ऐसे सभी लोग हम लोगों के साथ आ रहे हैं, तो उन सभी लोगों का स्वागत है। हेलो, ठीक है सिन्हा जी, आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गोस्वामी जी भी हैं।
गोस्वामी जी से मैं ये जानना चाहूंगा, आपने तीनों की बात सुनी, आपको क्या लगता है, क्या जाति की राजनीति आजादी के बाद से बढ़ी है या कम हुई है? और ये जातीय अगर राजनीति होती है तो क्या भविष्य में जातीय वैमनस्यता बढ़ेगी नहीं? आप क्या सोचते हैं? और ये पूर्वांचल में जिस तरह से निषादों के साथ समझौता हुआ है या निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ है, इसे आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? उपाध्याय जी, पिछले जहाँ तक मेरा अनुभव है, पिछले 3 दशक में जो राजनीति का चरित्र चाल चलन बदला है, स्थिति ये हो गई कि अब सत्ता के लिए मूल्यों और सिद्धांतों का कोई किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई महत्व नहीं रह गया है। अब सिर्फ एक महत्व है कि सत्ता हम कैसे हासिल कर सकते हैं। उसका परिणाम ये है कि कभी कोई राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल पर जातिवादी राजनीति का आरोप लगाता है, तो दूसरा जो है, और वही वो ये दावा भी करता है कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। तो ये सब अब मेरी नजर में तो ये सब सारी चीजें, सबका साथ सबका विकास, जातिवादी राजनीति, ये सब एक कहने की बातें रह गई हैं। अब मूल केंद्र में अब स्थिति ये हो गई कि हम सत्ता कैसे हासिल कर सकते हैं, किन जातिगत समीकरणों से कर सकते हैं, किन वादों से कर सकते हैं, वो पूरे हो न हो, लेकिन सत्ता हासिल होनी चाहिए। उपाध्याय जी, आज विडंबना ये है कि अब जैसे एक समय में मुगल काल में या उसके बाद आ जाइए कि जो कबीले बने हुए थे इस देश में, आज जातिगत कबीलों में राजनीतिक दलों ने जातियों को कबीलों में बदल दिया है, और अब वो कबीले ये तय करते हैं। जब अभी आप देख लीजिए कि निषाद साहब इससे पहले समाजवादी पार्टी में भी गए थे और दूसरे दिन वो पलट के भाजपा में आ गए, वहां ज्वाइन कर लिया। आप देख लीजिए राजभर साहब को, राजभर साहब ओबीसी साहब से मिले, शिवपाल जी से मिले, और उसके बाद फिर वो भाजपा के पास भी चले गए, जिसको पानी पी कर वो कोसते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्थिति ये है कि अब ना तो किसी भी मैं बहुत क्षमा के साथ कहूंगा, ना तो किसी को इस बात की अपने समाज की चिंता है, न जात की चिंता है। सत्यता ये है कि अपने को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए जात के लोगों को अपने साथ जोड़ के राजनीतिक दलों से बार्गेनिंग करने के लिए वो अब अपनी राजनीति करते हैं। अब जन सरोकारों वाली राजनीति का कोई मतलब नहीं रह गया है। संजय जी से हम सवाल, ठीक है, संजय जी से हम सवाल ले लेते हैं। संजय जी, आप निषादों के नेता हैं, अपने आप को निषादों का नेता कहते हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी में ही देखा जाए तो दोनों जो बड़े पद हैं वो एक आपके पास है, एक आपके पुत्र के पास है, आपका पुत्र सांसद भी है। तो इन परिस्थितियों में आप निषाद समाज की बात कैसे कर सकते हैं? संजय जी। मुझे लगता है संजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कपीश जी से हम जान लेते हैं। कपीश जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो जातिगत राजनीति है वो बढ़ती जा रही है, और जातिगत समूहों की बात, आज ही अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि जनगणना में जातीय जनगणना भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जातीय जनगणना होगी तो जो ओबीसी के वोट हैं वो पता चलेगा कि ओबीसी कितने हैं, उसके हिसाब से फिर बाकी राजनीतिक बिसात बिछाई जा सके। तो क्या राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है? कपीश जी। बहुत सीधी सी बात है उपाध्याय जी, हमारे संविधान के अंदर ही ये सारी चीजें लिखी हुई है, और 1935 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई। 2016 के अंदर सारी चीजें तैयार है, जनगणना हो चुकी है, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उस रिपोर्ट को जारी नहीं कर रही है, रोहिणी कमीशन के आधार पर वो रुकी हुई है। और मैं दूसरी चीज ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या बिना जाति और धर्म के ये देश है क्या? हम तो इस बात को कह रहे हैं कि जब सारी जातियां हैं और जो जातियों में अपलिफ्टमेंट की जरूरत है उनके सार्वभौमिकता की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी क्या? तो इसको किनारे नहीं किया जा सकता है। आप राजनीति के अंदर चाहे वो वर्ग हो और चाहे वो जाति हो या संप्रदाय हो, आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते। हाँ, पार्शियलिटी अगर आप करते हैं तो फिर आप वाद करते हैं। अगर आप किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं और पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो संवैधानिक चीजें हैं, क्योंकि संविधान देता है ये सारी चीजें। अगर किसी को आरक्षण का अधिकार है
तो वो आरक्षण प्राप्त करने का अधिकार संविधान ने दिया है। कौन सी जाति किसमें होगी वो विधिक और संवैधानिक अधिकार है। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो ये तो चलेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो लोग जाति के नाम पर स्वयंभू नेता बनते हैं और अपने समाज के लिए छोड़ करके अपने लिए स्वयं काम करते हैं, तो अभी निषाद पार्टी एक बड़े रोल को प्ले कर सकती है आगे चल के। अभी डॉक्टर संजय निषाद हैं और उनके पुत्र हैं, तो उनके पुत्र तो भारतीय जनता पार्टी से हैं और सांसद है, निषाद पार्टी से तो नहीं है। और इससे पहले भी उनके पुत्र जो हैं वो समाजवादी पार्टी से थे, तब निषाद जी जो है वो हमारे साथ थे और योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध थे। और आज भी योगी आदित्यनाथ जी ने इन पर वो मुकदमे जवाब दीजिए संजय जी, जवाब दीजिए, कपीश जी की बात का जवाब दीजिए संजय जी। मैं तो कोई बात नहीं सुन पाया, लेकिन जितनी बात सुना हूँ उसका मैं जवाब दे दूं। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि आपके जो पुत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, निषाद पार्टी से नहीं है, आप निषाद पार्टी में हैं। और एक सवाल मेरा भी है कि निषाद पार्टी की आप पूरी बात करते हैं, लेकिन दोनों बड़े पद आपके पास हैं, आपके पास है और आपके पुत्र के पास है, तो आप सर्व निषाद पार्टी की बात कैसे कर सकते हैं? पर साल से हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, सपा बसपा को वोट दिया, और इनकी वकालत अगर हुई होती तो निषाद पार्टी का जन्म ही क्यों होता। अगर ये सारे लोग जितने लीडर हैं, जो लोग अगर मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं या जो भी कह रहे हैं, अगर इन लोगों ने इनकी वकालत करके संविधान में मिला हुआ दर्द दूर कर दिया होता तो शायद हम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो कांग्रेस के पास गए, 70 साल से उसने हमारे आरक्षण की फाइल गायब करा दिया, मुकुल वासनी शैलजा ने मैंने मुकदमा लिखा दिया। समाजवादी पार्टी रही, ठीक है, मैं धन्यवाद देता हूं इन्हें कि समाजवाद के नाम पर इन्होंने सभी बिरादरी का नाम लिया, लेकिन हमारे समाज का भी जो 18% आबादी है उनको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हिस्सेदारी दे देता है। एक तो नेता, दो तो नेता बना देने से नहीं होगा ना। इनको 18% आबादी पूरे प्रदेश में है या केवल पूर्वांचल में? 1 मिनट संजय जी, 18% आबादी कहाँ? आप देश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की या पूर्वांचल की? पूरे प्रदेश में है। और केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, सोरैया, कुंडवट, चाई, लोधी, ये अंग्रेजों ने कानून बनाकर हमें उजाड़ा था और उसके वजह से उस अंग्रेजों के क्रिमिनल कास्ट की वजह से हम इन उपजातियों में बट गए। ये सरनेम है, जाति तो इनकी मछुआ, केवल मछुआ समुदाय है। ये खाली ये बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े में अंग्रेजों ने नहीं बांटा था, मुगलों ने बांटा था। इनको एक करने का प्रयास मैंने किया है। एक हो गए, इकट्ठा हो गए, इनके ऊपर पौआ का लेबी लगा दिया था, पौआ पिलाकर वोट। एक को मैं नहीं बताऊंगा, सबका कोई भी नहीं रहा। इनके दर्द को, इनके आरक्षण के मुद्दे को किसी ने नहीं हल किया। जब भी माननीय विशंबर जी आवाज उठाते रहे दिल्ली में, लेकिन यही समाजवादी पार्टी सांसद बाहर हो जाते रहे। हम कहते हैं आरक्षण के मुद्दे पर, क्या कहते नहीं यही अनुसूचित जाति में हम शामिल करेंगे। जो ऑलरेडी शामिल थे, इन्हें इंक्लूजन का मामला नहीं, इनके एक्सप्लेनेशन का था, लेकिन उसे हमने रेल आंदोलन किया था, रेल पटरी पर बैठे थे, वो केंद्र सरकार की थी, उस पर गोली चली, हमारे खिलाफ 302 का मुकदमा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इंजीनियर प्रवीण निषाद वकील बनकर अगर दिल्ली नहीं जाते तो ये पन्ना कहाँ से मिलता कि संविधान में राष्ट्रपति ने लिख रखा केवट मल्ला मझवार है। कपीश जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के कपीश जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। कपीश जी, मैं श्रद्धेय अपने डॉक्टर साहब से कपीश जी आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं अपने श्रद्धेय डॉक्टर साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस हक और हुकूक की बात आप संवैधानिक हक और हुकूक की बात कर रहे हैं और आप उसके लिए ही निषाद पार्टी का गठन किए हैं, तो ठीक है, आपने सपा से भी संसद में भेजा था, आपने भाजपा से भी संसद में हमारे प्रवीण भाई को भेजा। प्रवीण भाई ने कब कौन सा क्वेश्चन जो है वो निषाद बिरादरी के आरक्षण के लिए लगाया, ये जरा उद्धृत कर देते। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरे भाई सुन ले, अरे संजय जी आप हमारे बड़े हैं, जरा सुन ले मेरी बात, सुन ले जरा मेरी बात सुन ले। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी अगर आपके हक और हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ रही थी और निषादों के हित तक ये काम नहीं कर रही थी, तो आपने अपने पुत्र को और हमसे क्यों गठबंधन कर लिया था उपचुनाव के अंदर? और आपको जीत भी मिली थी, साइकिल पे बैठ के आप संसद तक पहुंचे थे, और उस संसद तक अगर आप नहीं पहुंचे तो कमल के फूल पे भी नहीं बैठ पाते। ये तो आप स्वीकार कर रहे होंगे, तो कम से कम मत किया कीजिए। मेरा ये कहना है कि राजनीति में एक अस्तर बना के रखिए, सतही राजनीति ना होने पाए। अभी आपको बहुत लंबा और दूर जाना है।
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, संजय बधाई जी, करता हूँ कि आपने क्या जवाब अवसर है? दिया। और मैं तो इन्हें बधाई देता हूँ, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं कोई आवाज नहीं उठाई, तो जय बार भी मौका मिला है, अपने हक की आरक्षण की आवाज उन्होंने उठाई। आज काम चल रहा है, हम शुभकामनाएं हैं। ये लोग समाजवाद के नाम पर वोट तो ले रहे हैं, लेकिन जब इनकी सरकारें आई तो सारे सिस्टम में अधिकारी किसके होते हैं ये भी तो ध्यान दें। हमारा नहीं आया, इनको भाई 5 बार सत्ता दिया उत्तर प्रदेश सरकार में, सब जनता ने 5 बार में अगर इन्होंने हर बिरादरी को अवसर दिया होता नौकरियों में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, तो आज शायद भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का जन्म ही नहीं होता। आज के दिन में अगर बहुजन के नाम पर बहन जी आई, अगर दलितों में 66 समूहों को, अगर जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, सबको बहन जी ने हिस्सा दिया होता। संजय जी, आप जो बातें कह रहे हैं, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बातें मान ली हैं? अभी आप जो मुद्दे इस डिबेट में उठा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बातें मान ली हैं? संजय जी के पास हम बाद में आएंगे। सत्येंद्र जी, ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को निषाद पार्टी से समझौता करना पड़ा? क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में डर गई है? नहीं, जो उन्हें निषाद पार्टी को साथ में लेना पड़ा, और भी अभी कई अन्य दल कतार में हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसका ये विश्वास रहा है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना है और समाज के सभी वर्गों का विकास होना चाहिए, और ये दिख भी रहा है। आज आप देखिए, अभी कपिल जी जो बात कर रहे थे कि हमने सिद्धांत की और संविधान की बात कर रहे थे, जाति की बात कर रहे थे। आखिर जाति के मकड़जाल में फंसाने का किसने काम किया था? जाति का जहर किसने इस प्रदेश में बोने का काम किया था? किसने जो है जातियों को बांटने का काम किया था? आज हमारी सरकार आई हुई है और सरकार जब सकारात्मक दिशा में काम कर रही है, गांव गरीब किसानों के लिए काम कर रही है। आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, उस गांव में इन करते ही सड़कें देख लीजिए कैसी हो गई हैं, किस प्रकार से वहां के विद्यालय हो गए हैं, कैसे गरीबों को आवास मिले हुए हैं, किस प्रकार से लोगों को शुद्ध जल पेय मिल रहा है, किस तरीके से लोगों को जो है 24 घंटे से 18 घंटे से लेकर 24 घंटे बिजली मिल रही है। क्या इन लोगों को ये सब चीजें नहीं देना चाहिए था? क्या इनकी जब सरकारें थी तो क्यों नहीं इन लोगों ने इसके बारे में सोचा? और अगर आज समाज का वह व्यक्ति अगर अपनी आवाज मुखर कर रहा है और उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके सारे समस्याओं को दूर करेगी, उसके समाज का भी विकास कर रही है, अगर गैस का कनेक्शन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, उसमें किसी जाति को, किसी वर्ग, धर्म विशेष को नहीं उसमें देखा जा रहा है। हेलो हेलो संजय जी की कौन कौन सी मांगे मान ली गई? संजय जी की कौन कौन सी मांगे मान ली गई? देखिए संजय जी ने देखा 2017 से जी 2017 कर दिया, आपने डीजल महंगा कर दिया, आपने किसानों की गोरी से यूरिया चोराने का काम किया, आपने किसानों को सम्मान देने की जगह आपने किरानों के ऊपर आजादी और अंबानी का कानून लागू किया। आपने 700 के दादा, आपने 700 के दादा, आपने 700 के बाद किसानों को बर्बाद किया करता करके आपने मछुआ को पुलिस के साथ आप किसानों के ऊपर जो सबसे आप खड़े हो गए, आपको बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात की भारतीय जनता पार्टी मजदूरों गरीबों की बात करती है। आप बताइए, आपने जीडीपी को गिरा दिया, आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया, 12.5 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, 302 के लोग सरकार चला रहे हैं, 302 के लोग सरकार चला रहे हैं। अपराधियों एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है कि सबकी आवाज सुनाई देगी। आप एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है कि जनता सुन सकेगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अब ये कहते हैं कि ये जातिवाद नहीं करते। अगर आप जातिवाद नहीं कर रहे हो तो निषाद पार्टी और अपना दल से कैसे आप संपर्क कर रहे हो, संपर्क कर रहे हो? आपको इस दल से बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आपसे बड़ा जातिवादी नहीं मिलेगा, योगी आदित्यनाथ से बड़ा जातिवादी नहीं मिलेगा। छत्रीवाद खुलेआम किया गया, ब्राह्मणों के हितों की रक्षा नहीं की, दलितों को कुचल दिया गया, और सारी चीजों के साथ आप देख लीजिए कि सारे बेटियों का और बहनों की अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से किताब पर चढ़ा दिया, हिंदुओं की बात करते हुए किताब घाट में चढ़ा दिया 2:30 बजे रात में। एक ट्रक लेनी देने का काम योगी सरकार ने किया, एक संत और महंत की सरकार ने किया। एक संत, एक महंत की हत्या पर उनके पास उनके दृष्टि में नहीं थे और राजनीतिक मत करना रहे थे। मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, केवल शोर सुनाई दे रहा है।
यही दिक्कत है कि से बातें होने लगती हैं, फिर जनता को समझ में ही नहीं आता कि हम किसकी बात सुने, किसकी बात माने। प्रमोद जी, ये जो आपने अभी सुना, अब किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या? क्या जाति की राजनीति है, क्या विकास की राजनीति है, आखिर हो क्या रहा है? ये मैंने पहले भी ये बात कही कि अब वो जो जन सरोकारों की राजनीति है वो अब नेपथ्य में आ गई है। अब तो सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी, चाहे वो जाति की हो, विकास की हो, वादों की हो, ये सारी चीजें अब आगे आ गई हैं। सत्यता ये है। अभी निसार साहब ने एक बात अपनी जगह मुझे लगता है कि सही कही है कि जो पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको उसके वोट लिए जाते रहे, लेकिन उनके जो हक थे, उनको अपलिफ्टमेंट का जो वर्क था वो जिस ढंग से होना चाहिए था शायद वो नहीं हुआ, और उसका ये परिणाम है कि वो अपने अपने वर्ग से लोग आवाज उठाने के लिए निकले और वो नेता बन गए। ये बात दूसरी है कि जब वो उसकी आवाज बनकर वो सामने आए तो उनकी ताकत बन गई और वो राजनीतिक बार्गेनिंग करने लगे। लेकिन उन्होंने भी, अगर आप देखें, मतलब अगर आप बहुजन समाज पार्टी को ले लें कि दलितों की मसीहा बन के उठी और उनकी वहीं से राजनीति शुरू की, दलितों के अपलिफ्टमेंट की, लेकिन वो उनको कितना लाभ मिला और राजनीति करने वालों को कितना लाभ मिला, अगर उसका आप कंपेयर कर लें तो आप हमारी बात का जस्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही। सत्यता ये है कि जो समाज है वो आज भी, वो जो पिछड़ा है वो कहीं ना कहीं उसकी बहुतायत पिछड़ा हुआ है, दलित है वो पिछड़ा हुआ है, निषाद वो पिछड़ा हुआ है। अब उन जातियों के को प्रलोभन देके उनको गुमराह किया जा रहा है, उसी के जाति से नेता निकल आते हैं और फिर वो अपने को, अपने बेटे को, पोते को, नाती को, सबको वो राजनीति में स्थापित कर देते हैं। उसके बाद वो सारी जाति के लोग हैं, वो जहाँ जो कर रहे थे वो उसी अधोगति पर रह जाते हैं। ये कड़वा सच है। ठीक है प्रमोद जी। संजय जी, जिस जगह से आपके पुत्र सांसद संजय जी, जिस जगह से आपके पुत्र सांसद हैं, उस जिले में अभी तक एक भी महाविद्यालय नहीं है, राजकीय महाविद्यालय नहीं है। गोरखपुर से सनीचरा बाजार के लिए पहले सरकारी बस चला करती थी, अब नहीं चलती है। उस जिले की हालत भी बहुत खराब है। तो आप जिस गठबंधन में है वही सरकार अब प्रदेश में भी है, आपके पुत्र स्वयं सांसद है, वहां के विकास के लिए आपने क्या प्रयास किए? मैं ये कह रहा हूँ कि निषाद पार्टी उनकी आवाज है। हम संसद इंजीनियर निषाद की बात नहीं करते, ना भाजपा की किसी की। 70 साल से इस देश में 27 करोड़ से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके पास एक जून की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती है, कपड़े नहीं है को स्नान कर लें, उनके पास घर नहीं है। उनका हिस्सा कौन लूट रहा है, क्यों नहीं पहुंचा 70 साल से, इस पर बहस होनी चाहिए। वो उनके ऊपर, उनकी तरफ भी एक आवाज उठनी चाहिए। ये हम कहते हैं, हम 7 साल से राजनीति कर रहा हूँ, समाज के बीच में आया हूँ। पेशे से चिकित्सक था मैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 साल से हूँ और 2 साल में 6 महीना उन्होंने बड़े काम किया, धारा 370 और राम मंदिर का। 1.5 साल से कोरोना था, हम 3 महीने से 4 महीने से लगातार इनकी आवाज उठा रहा हूँ कि जो लोगों सूचीबद्ध हैं और जिन लोगों के आज के दिन में पिछली सरकारों ने धोखेबाजी की है, जो संविधान में मिला हक है उन्हें दे दिया जाए। एक ऐसे कानून बनाया जाए। हमने अभी माननीय गृह मंत्री से मिला, मैंने उनसे कहा कहना क्या चाहते हो, मैंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई आज अनुसूचित जाति के बच्चों के पढ़ने के लिए हॉस्टल है, लेकिन उसमें एक विशेष जाति के लोग भर्ती हैं, उन्हीं के बेटे IAS PCS बनते हैं। हम चाहते हैं हर जाति के बच्चे जो गरीब हैं गाँव के, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हर जिले में एक कोचिंग सेंटर हो सरकार के पैसे से, एक इलाज के लिए जिसके पास बेटा, जिसका रुपया होगा वो इलाज होगा, उसका बच्चा बच जाएगा, इलाज होगा ठीक होके घर आ जाएगा। पैसा नहीं होगा उसका बेटा तड़प तड़प कर मर जाएगा, पैसा होगा तो अच्छे स्कूल में पढ़कर बड़ा हो जाएगा, बाकी पैसा नहीं होगा तो उसका बेटा रिक्शा चलाएगा। ये विसंगति के लिए कोई व्यवस्था हो जाए, मैं उन्हीं की राजनीति करता हूँ। और उनको उन्होंने कहा नहीं, स्वीकार किया कि
सभाओ और धीरे धीरे ये सब काम होगा। अगर 70 साल से इन लोगों ने, हम कहते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, जीडीपी ग्रोथ जब इस देश से अंग्रेज भाग के गए थे तो 1 रुपए का बिस्कुट $1 में पाते थे, जब आए थे तो 1 रुपए का बिस्कुट $20 में पाते थे, केवल 20 गुना लूट पाए थे। आज एक अंग्रेज ठीक है, बिस्कुट ठीक है। संजय जी, आपकी कितनी पार्टियों पर सहमति बन चुकी है, कितनी सीटों पे, मैं माफी चाहता हूं, कितनी सीटों पर आपकी सहमति बन चुकी है? अपने हमारी पहले क्या सामाजिक सीटों का बंटवारा तय हो गया? आप पहले 70 से 80 सीटें मांग रहे थे। कारण हम सीटें भी हैं, सीट भी होगी, जीत भी होगी और हमारे जो मुद्दे हैं वो भी हल हो रहे हैं। और देखिएगा समय समय पर अभी टाइम है और हो रहे हैं, वो हम देख रहे हैं ना कैसे काम हो रहा है। ये लोग, हम कहते हैं कि आज के दिन में सबके दरवाजे पर मेरा समाज गया हुआ अपना हक मांगने के लिए। कांग्रेस के पास गया, बसपा के साथ गया, बसपा की कहानी क्या सुनेंगे। और प्रमोद गोस्वामी जी मुझे कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे आप, क्या उस पर कोई बात हुई? उप मुख्यमंत्री को लेकर के कोई बात हुई? आप उप मुख्यमंत्री बनने की भी मांग रख रहे थे भाजपा के सामने। पहले उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया। मैंने कहा मेरे समाज का एक सुझाव है, महाराज हम लोग पद प्रतिष्ठा में पूरे घर भर के लोग हम लोग रेल पर बैठते हैं, घर भर लोग हम लोग डंडे खाते हैं समाज के हिस्से के लिए। हम लोग पद प्रतिष्ठा में हमारे जो आपके समाज की डिमांड थी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये डिमांड आपकी समाज की मानी कि नहीं मानी? डिमांड नहीं, संविधान में लिखा करना जारी हो रहा। इसको आप लोगों ने गुमराह करके, हम कहते हैं जब केवट मल्लाह संविधान बनेंगे तो क्यों लिखोगे? हम कहे सरनेम को क्यों आप देंगे? हम कहते हैं कि जिस तरीके से जाटों के मूल जातियों के उसका जो लिखा हुआ उसके सरनेम को मिलता है तो उसे मझवार के भी सरनेम को मिलेगा, जल्दी आप देखना मिल जाएगा। हम कहते हैं हमारे जो पिछली सरकार। ठीक है संजय जी। कपीश जी, जब संजय जी पिछले सवाल में मल्ला, कछार, बिंदु और ये बातें कर रहे थे, तब आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बंटवारे को लेकर के, क्या आप क्या मानते हैं, क्या वो सही नहीं कह रहे? नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि देखिए, सारे निषादों की ठेकेदारी निषाद पार्टी ने तो ली नहीं, क्योंकि अगर आप इनसे निषाद पार्टी का फुल फॉर्म पूछेंगे तो कुछ और बताएंगे। और सबसे पहली चीज तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, हर दल में निषादों का अपना एक नेता रहा है और अपलिफ्टमेंट होते रहे, लेकिन अब जिस तरीके से अपलिफ्टमेंट होना चाहिए वो तो हमेशा एक जगह बनी रहेगी उपाध्याय जी, कि कोई भी कह सकता है इससे भी ज्यादा और अच्छा हो सकता था, इससे भी ज्यादा और अच्छा हो सकता था। लेकिन इन 2 सालों में इससे भी और ज्यादा अच्छा हो सकता था। क्या हुआ? तो एक स्टिंग हो गया, आपका एक स्टिंग हो गया। उसके बाद से उप मुख्यमंत्री पद भी चला गया। 70-80 पे जो ये डंका चोटते थे कि हम 80 सीट से कम नहीं लेंगे भारतीय जनता पार्टी से, अब 1 सीट का भी नाम नहीं ले रहे हैं कि कितने पे बात होगी। तो आप सोचिए कि किस तरह की स्टेटस पे भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। और तो कपीश जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो स्टिंग भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था? क्या आप यह आरोप लगा रहे हैं कि वह स्टिंग भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था? मैं ये चीज कह रहा हूँ कि उनको स्टिंग का लाभ मिल गया। अब किसने करवाया था किसने नहीं करवाया था ये पब्लिक डोमेन में तो यही चल रहा जो आप कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप देखिए, चाहे राजभर साहब रहे हो, वो भी अपने समाज को लेकर के गए थे, उनके साथ भी वादा खिलाफी और धोखा देने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी को गंगा जल पानी हाथ में चुल्लू में लेकर के और मुंह में 1 गिलास पानी पी करके आशीर्वाद देते हैं और थकते नहीं है। शिवसेना का हाल देख लीजिए, जिसने महाराष्ट्र में इनको बढ़ाया उसका क्या हश्र हो गया। अकाली दल का देख लीजिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके साथ शक्ति है उसको मिटा देती है। और निषाद जी भी अब समझ गए होंगे कि उप मुख्यमंत्री पद मांगना कितना भारी पड़ा। 80 सीट से कम में हम समझौता नहीं करेंगे और 80 सीट की जगह एक भी आज नहीं बता पा रहे हैं। संजय जी सही जवाब ले लेते हैं। संजय जी एक सौ बता संजय जी कपीश जी का कहना है कि आप स्टिंग से डर गए, स्टिंग होने के बाद आप डर गए हैं और आप उप मुख्यमंत्री पद भी भूल गए हैं, 70-80 सीटें भी भूल गए हैं। अब आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेंगे, ऐसा कपीश जी का कहना है। मैं हमेशा तब भी कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, आज भी हूँ।
और मैंने उस टीचिंग में मैंने उस चैनल पर ही बोल दिया था कि ये फैब्रिकेटेड है, इनके खिलाफ नोटिस जा रही है और वकील काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास उधर का क्या होता क्या नहीं स्टिंग ऑपरेशन उसके लिए भी कराएं लोग कि जो उन्होंने उनकी रोटी छीनी है, कपड़े छीने, घर छीने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय किसी से डरने वाले नहीं है कुछ है। हम ये गलत है कि हम 70 सीट मांगे होंगे कभी। मैंने कहा कि 70 सीट 70,000 से ऊपर हमारा 1 लाख के आसपास है। तोड़ मरोड़ के लोग पेश करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा हमें मुख्यमंत्री बनाएगा। मैंने कहा कि मेरे समाज की मांग है, कभी भी उठा कर देख लीजिए। ये लोग पैसे जो होता परोस देते हैं। हम कहते हैं आज के दिन में हमारी मांगे हैं। अगर मैंने पहले बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और निषाद पार्टी उसका मुद्दा है। हम कहते हैं उनके एजेंडे उन्हें लागू करना है उनसे पहले से। आज के दिन में जो भी कहने मैं कहता हूँ कि हाथ में सत्ता हम लोगों ने दी थी, इन लोगों को वोट दिया था, इन लोगों को अवसर दिया था, 1 बार नहीं 5 बार मार दिया था। क्या कभी कलम चलाया? माननीय अखिलेश जी, मैं कहता हूँ माननीय अखिलेश जी, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। मैं आदरणीय आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि एनडीटीवी ने अभी गोरखपुर में सियासत कार्यक्रम कराया था, उसमें आप हमारे सामने बैठे थे। उसमें भी आपने कहा था कि 70 से कम में हम नहीं मानेंगे। आपने डिप्टी मुख्यमंत्री भी कहा था, दूसरों को छोड़ दिए। और मैं तीसरी बात ये कह रहा हूँ कि जिस टाइम चुनाव नव भारत ने ये स्टिंग कराया है तो सरकार में आप हैं, आप सरकार से बाहर नहीं है। 5 मिनट लगेंगे FIR दर्ज कराने में, क्यों नहीं करा दे रहे FIR? संजय जी इससे जवाब ले लेते हैं। संजय जी क्यों नहीं हटवा ले रहे हैं? अपना मुकदमा क्यों नहीं हटवा ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? एक और लगा दे आपने मुकदमा आपको आप ही ने मुकदमा किया है, फर्जी मुकदमे हैं। मैं रेल ट्रैक पर बैठा था, मेरा भाई मारा गया, 302 मुलजिम हमें बना दिया गया, 156(3) में मैंने दाखिल किया। कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि सिपाही मैं चुनाव वाली बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जो आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला कर रहे हैं, आपके सरकार में आप FIR दर्ज करा सकते हैं। आप हमारे चड्डे हैं, हमारे बड़े हैं। मैं तो आपका अधिवक्ता बनने के लिए मैं तो अधिवक्ता बनने के लिए तैयार हो। चाहिए 156(3) कर देते हैं टाइम चुनाव में उस पर टाइम चुनाव पर। अगर आप कहें तो गोरखपुर अदालत में दाखिल कर दे। आइए वकीलनामा मेरा सिग्नेचर कर दीजिए। आप ही अधिवक्ता बनेंगे। मैं कहता हूँ हम लोगों का क्या दोष था? रेल पर हम अपना हाथ मार रहे थे, गोली मारने का क्या दोष था? कहाँ आप चले जाए? अगर वो बात करते होगी तो आप क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन करते? वो सब गलत बात है, वो सब गलत बात है। देखिए अगर वो बात सत्येंद्र जी के पास चलते हैं। सत्येंद्र जी आप बहुत देर से चुप बैठे हैं। सत्येंद्र जी आखिर बात हुई क्या है? कितनी सीटों पर सहमति बनी है? और इस समझौते के निष्कर्ष मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं कि कितनी सीटों पर ये सहमति कितनी सीटों पर बनी है? जैसे संजय जी कह रहे हैं कि कपिश जी कह रहे हैं कि वो स्टिंग से डर गए हैं। क्या ये स्टिंग का मामला है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कराया था? क्या है आखिर, क्यों डर गया है कोई? अब ये तो समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी कहते रहते हैं, कहना उन लोगों का काम है। हमेशा इस तरीके की चीजों में उलझाना उन लोगों का काम है। उलझाने का हम लोग हमेशा वो लोग काम करते रहते हैं। मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार लगातार जो गांव गरीब किसानों के लिए, समाज के वंचित शोषित लोगों के लिए जो काम कर रही है, उस काम से और जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है उससे प्रभावित होकर के अगर कोई व्यक्ति, कोई अगर संगठन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है, अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है, उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही उसके सारी समस्याओं को दूर कर सकती है, तो उसको दूसरे चश्मे से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैंने आपको बताया कि आज सत्येंद्र जी मैं एक सवाल मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। सत्येंद्र जी, जिस प्रकार से जातियों के नाम पे पार्टी बन रही है, जैसे निषाद पार्टी बनी है, ये पूरी तरह से जाति के नाम पर पार्टी है। अब ब्राह्मण भी 14% है, वो कहें ब्राह्मण पार्टी बना लें, फिर ठाकुर 8% है, वो कहें हम ठाकुर पार्टी बना लें। तो अगर इस तरह से जातियों के आधार पर पार्टी बन जाए जिसकी संविधान हमें इजाजत नहीं देता है, तो अगर ये तो फिर तो सबके लिए आसान हो जाएगा। हम भी बना लेते हैं ब्राह्मण पार्टी, कपिश जी भी बना लेंगे कोई एक पार्टी, गोस्वामी जी एक गोस्वामी पार्टी बना लेंगे और फिर समझौता कर लेंगे, फिर मंत्री पद मांगेंगे, उप मुख्यमंत्री पद मांगेंगे और कहीं ना कहीं जाके समझौता टिक ही जाएगा।
क्या आप इस परंपरा को सही मानते हैं सत्येंद्र जी? और भारतीय जनता पार्टी से सवाल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा की मानती है और जातीय उससे अपने आप को दूर मानती है। नहीं, मेरा कहना क्या है, देखिए अभी डॉक्टर संजय निषाद सत्येंद्र ने जी। कहा कि 70 वर्षों से, देखिए इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर जिनको भी सत्ता मिली थी और जिनको भी मौका मिला था काम करने के लिए, अगर उन लोगों ने देश में काम किया होता या जिनको प्रदेश में मौका मिला था, अगर उन लोगों ने अगर सही तरीके से काम किया होता तो आज इसकी नौबत ही नहीं आती। आज समाजवादी पार्टी जो है 2 बार हेलो समाजवादी पार्टी जो है वो 2 बार, जी आप बोलिए। हाँ, कई बार वो सत्ता में रही। और जो आप कह रहे हैं कि जातियों के मकर जाल में फंसाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, तो अगर ये सारे लोग जो आज कर रहे हैं, अगर इन सभी लोगों ने ऐसे लोगों के हकों को दिया होता, उनके हक की सुनी होती, अगर गांव में बिजली दिया होता, गांव में सड़कें दिया होता, उन गरीब बच्चों के पढ़ने की अच्छी स्कूल दिए होते, वहां पे स्वास्थ्य की सुविधाएं दी होती, वहां पे अच्छी सड़कें दी होती, वहां पे किसानों को जो है वो अच्छी किसानों का जो उनके उपज का उचित समर्थन मूल्य दिया होता। प्रवीण निषाद जी के संसदीय क्षेत्र में अभी भी कॉलेज नहीं है और सरकार आपकी है पिछले 5 साल से। प्रवीण निषाद जी के संसदीय क्षेत्र में अभी भी कॉलेज नहीं है, सरकारी बस जो चलती थी वो भी बंद हो गई है। ये हालात सब जगह हैं। तो ये बात आप 70 साल पे क्यों थोपते हैं? आप 5 साल में कर लेते। जी तो सत्येंद्र जी। आप देखिए, बदल नहीं रहा क्या? यही जो उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश था, जो गुंडागर्दी के नाम से जाना जाता था, जहां भय का आतंक था, जहां पे बिजली मिलती नहीं थी, जहां पे जो विद्यालय थे गांव के, वहां पे बच्चे नहीं जाते थे, शिक्षक नहीं जाते थे, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। क्या आप स्वयं देखिए, ऐसे नागरिक, आपको नहीं लगता है कि बदलाव हो रहा है? ये बदलाव हो रहा है 5 वर्षों में। आप देखिए, यही मुख्यमंत्री 4.5 वर्ष हो गया और 4.5 वर्षों में मुख्यमंत्री ने 1 दिन का अवकाश नहीं लिया। यानी कि जो सरकारें 5 वर्ष में जितना काम किया है उतना 4.5 वर्षों में आप इनसे पॉइंट पे पूछेंगे। 5 साल आपकी सरकार रही, चिनार बाबू बता दो कि कैसे विकास नहीं किया। इससे पहले कल्याण सिंह और राज सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, क्यों नहीं किसानों के बारे में सोचा? आप क्यों नहीं किसानों के बारे में सोचे? क्यों नहीं महिलाओं के बारे में सोचे? क्यों नहीं नगर को यूनिवर्सिटी बना दी? क्यों नहीं गोरखपुर के अंदर कुछ बना दिया? 5 साल के राजनाथ के। मुझे लगता है इस तरह से वाद विवाद करने से सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। प्रमोद जी आप बताइए कि ये जो वाद विवाद हो रहा है, जैसा मैंने सवाल उठाया कि अगर जातियों के नाम पे पार्टियां बनने लगेंगी तो फिर छोटे छोटे बहुत सारे दल बन जाएंगे जातियों के आधार पे, फिर उनसे समझौते होने लग जाएंगे क्योंकि रास्ते खुल चुके हैं। आप जाति के नाम पे पार्टी बनाओ, वोट जुटाओ, मंत्री पद पाओ या विधायक पद पाओ या MLC बनो या सांसद बनो या राज्यसभा सदस्य बनो। ये परिपाटी कहाँ लेके जा रही है प्रमोद जी? का धीरे धीरे ये विकृत स्वरूप सामने आ रहा है। सत्यता तो ये है, अब जो मैंने कहा कि जन परख राजनीति जो होनी चाहिए उस पर आदमी के विकास का हो। जैसे अभी निषाद साहब ने एक बात कही कि एक वर्ग के लोग ही IAS हो रहे हैं, IPS हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है। और सत्यता भी ये है कि राजनीतिक दलों ने उनका वोट लिया, लेकिन जो उस वर्ग के लोग थे, जो वंचित समाज थे, जो गरीब और दलित थे, जो पिछड़े हुए थे, वहां पर जिस ढंग से काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ भी, लेकिन जिस ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उसमें से उन जातियों की समस्याओं के लिए जो लोग निकल के आए वो लोग खुद अपनी राजनीति करने लगे। तो इस वजह से भी वो उस समाज के लोगों की जो आवाज को उठाने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिर एक व्यक्ति में नीत हो गया और समाज की स्थितियां, समाज का विकास, समाज की शिक्षा, ये सारी चीजें 10 की 10 रह गई। आज भी अगर देखिए, हालांकि सब लोग उपाध्याय जी जाति पात की राजनीति से गुरेज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। अगर आप देख लें ईमानदारी से, आप भी एक लंबे समय से आधार पर के यहाँ किस जाति का है, वहाँ पर मंत्री में किसको रखना है, क्या समीकरण बैठाने हैं जातिगत आधार पर।
तो जब सारी चीजें जो मतलब जातिगत, मेरी चिंता सबसे ज्यादा ये है कि जिस ढंग से कबीले बन गए, अगर ये कबीले ऐसे बनते चले गए तो जो स्थितियां थी कि जब एक बार देश गुलाम हो गया और कबीलों ने अपना एक राज कर लिया और देश पे लोगों ने एक एक कबीले को एक लोगों ने पकड़ लिया और देश को गुलाम कर दिया। बिल्कुल सही कहा, लोगों ने पकड़ लिया और देश को गुलाम कर दिया। बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी। देश को कबीलों में न बांटा जाए, जातियों के कबीलों में न बांटा जाए। ठीक है, सब लोगों का विकास के लिए सब ये बातें सुनने में प्रमोद जी आपने बहुत अच्छी कही है, लेकिन आपने जैसा देखा कि हमारे सारे वक्ताओं ने जातीय आधार पर अपने जवाब दिए हैं। ये राजनीति अभी जारी रहेगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमें आगे बहस करने की इजाजत नहीं दे रहा, अगर समय मिला तो हम कभी फिर इस मुद्दे पर बैठेंगे। ये थे हमारे साथ संजय निषाद और समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव, सत्येंद्र सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी। आपने सुना कि जाति की ये राजनीति लगातार रंग बदल रही है और हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं, वर्षों से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातियों का भेदभाव खत्म होना चाहिए। लेकिन ये भेदभाव खत्म होगा कैसे? जातियों के आधार पर अब पार्टियां बनने लगी हैं, निषाद पार्टी, जबकि संविधान में यह कहा गया है कि किसी जाति विशेष के नाम पर पार्टी नहीं बन सकती। लेकिन 70 सालों से हम ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें हकीकत में होता नहीं दिख रहा। ये सपना है। भारत में यदि रहना है तो जाति जाति कहना है। इसी जाति को पहचान लिया है कुछ पार्टियों ने और वो अब छोटे छोटे दल बनाने लग गए हैं। इन छोटे दलों की अपनी महत्व है। जैसे अपना दल उत्तर प्रदेश में, ये पटेलों पर अपनी पकड़ रखते हैं। राजभर, ये राजभरों पर अपनी पकड़ रखते हैं। निषाद, सीधे सीधे निषाद पार्टी है, निषादों पर अपनी पकड़ रखते हैं। ऐसे अन्य कई दल हैं जो अपनी अपनी जातियों पर पैठ रखते हैं, पकड़ रखते हैं। जैसा प्रमोद गोस्वामी जी कह रहे थे कि कबीलों की तरह बन गए हैं और चुनाव आते ही ये कबीले सिर उठाने लगते हैं, ये गठबंधन में की जुगाड़ लगाने लगते हैं। आखिर गठबंधन हो भी जाता है किसी न किसी दल के साथ, और जब सरकार बनती है तो या तो ये मंत्री होते हैं या किसी चेयरमैन, किसी निगम के चेयरमैन होते हैं। यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आगे राजनीति किस करवट बैठती है, आगे राजनीति क्या रंग लाती है, जातिगत इस राजनीति को किस दिशा में जाना चाहिए, ये अभी जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव अभी थोड़ा सा दूर है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।